Hi everyone, welcome to the third subject, that is alternative investment. Third subject in the sense कि first हमने complete किया economics, then fixed income and now alternate. In fact अगर कोई भी candidate ये नंबरिंग को फॉलो नहीं भी कर रहा है, इंडिपेंडेंटली से पहला फिक्स्ड इनकम देख रहा है या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट देख रहा है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, उसको पूरा समझ में आएगा. ऑब्वियसली इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स कुछ कनेक्शंस तो होते हैं ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ, वहां पे मैंने वो चीज को डिस्कस किया हुआ है. एंड जब भी आपका वो रेलेवेंट टॉपिक होगा कोई और सब्जेक्ट में, देन आपको पूरा का पूरा लिंकेज समझ में आ जाएगा. एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे कि आप इंडिपेंडेंटली भी कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. ठीक है, ओके. सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूं, देयर आर टोटल 7 मॉड्यूल्स आपका करिकुलम में. 7 मॉड्यूल्स में 2 मॉड्यूल इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्या है एंड क्यों ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में अपने को इन्वेस्ट करना है. ठीक है, इसका रिस्क कैसा है, रिटर्न्स कैसा है, क्या क्या इश्यूज है. तो ऑथर ने आपको 2 मॉड्यूल्स में ये समझाने का कोशिश किया है अबाउट व्हाई टू इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, इसका रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ये अलग है. किससे सर? कैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस? अगर मैं आपको पूछूं कि आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ करोगे? फर्स्ट आंसर नेचुरली क्या आ जाएगा आपका? सर शेयर्स में करेंगे, इक्विटी, बॉन्ड्स में करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में करेंगे. तो इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स जो लोग ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, इसको ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस कहते हैं. राइट, वो यहाँ पे नहीं सीखना है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट. तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि ट्रेडिशनल के अलावा भी कोई दूसरा एसेट क्लासेस है क्या जहां पे हम अपना मनी को पार्क कर सकते हैं. यस, एंड हेंस द नेम ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब ऑल्टरनेट टू ट्रेडिशनल क्या है सर? उस वो जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि यार ट्रेडिशनल क्या है. ट्रेडिशनल आप खुद बोल दोगे, राइट? ट्रेडिशनली सर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, पीपल इन्वेस्ट इन बॉन्ड, पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, खत्म. अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई भी ऑल्टरनेटिव्स है क्या? हाँ है ना, वो हम लोग ये सब्जेक्ट में सीखेंगे. ठीक है, तो जस्ट एक थीम, छोटा सा थीम दिया पिकअप वाइज. तो मैं ये कह रहा था कि ऑथर ने 2 लर्निंग मॉड्यूल में आपको यही समझाया है कि यार क्या है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स और कैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल एसेट्स के मुकाबले अलग है, राइट? एंड देन उसके बाद रिमेनिंग 5 मॉड्यूल्स में हम लोग कवर करने वाले हैं कि ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में क्या क्या है, मतलब क्या क्या है. जो कह रहे हैं ना कि सर इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के अलावा क्या क्या है, वो जो अलावा वाला पार्ट है ना, वो रेस्ट 5 मॉड्यूल्स में अपन कवर करने वाले हैं. सो तो स्टार्ट अपना यही होगा कि 2 मॉड्यूल्स में हम पूरा का पूरा पहले ब्रीफिंग ले लें. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इन लर्निंग मॉड्यूल 1 एंड इन लर्निंग मॉड्यूल 2 इन लोग ने समझाते वक्त थोड़ा सा डेफिनेशन जो है ना ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस का दिया हुआ है और बोला है कि इसका डिटेल तो आप आगे लर्निंग मॉड्यूल्स में करोगे ही. से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट कम्स अंडर ऑल्टरनेट एसेट क्लास, राइट? अब रियल एस्टेट के बारे में कुछ जरा सा लिप सर्विस लर्निंग मॉड्यूल 1-2 में आपको दिखेगा एंड डिटेल्ड में जब रियल एस्टेट को कवर करेंगे वहां पे समझाया हुआ है. तो हम लोग ऐसा नहीं जाएंगे, हम लोग जब रियल एस्टेट करेंगे तो उसका सारा का सारा चीज रियल एस्टेट में खत्म कर देंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स रहेगा लर्निंग मॉड्यूल 1 एंड 2 में जो अभी कवर नहीं होगा बट वो बाद में कवर होगा. ये चीज का ध्यान रखना. और उसी के वजह से हम लोग क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चंस में कभी रियल एस्टेट के बारे में पूछ लेगा, कमोडिटी के बारे में पूछ लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेगा, जो हम लोग सेपरेटली कवर करने वाले हैं. सो जब भी वो कवर होगा यहाँ पे आएंगे एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे. देयर इज नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स. मैं बताऊंगा कि ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में क्या क्या है. पहले वाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप ये कह रहे हो कि सर आई एम हैप्पी विथ माय ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो, मतलब
आई एम हैप्पी विथ माई पोर्टफोलियो विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस। सर मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो मतलब मैंने मेरे पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिप्लॉय किया हुआ है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स, राइट। पोर्टफोलियो आप बास्केट समझो, बैग समझो एक, ठीक है। एंड आप मुझे ये कह रहे हो कि सर मैंने मेरा पैसे का 60% इक्विटी में डाला हुआ है, 30% बॉन्ड्स में डाला हुआ है और 10% म्यूचुअल फंड्स में डाला हुआ है। ऐसा आपने मुझे कहा कि 60% इक्विटी, 30% बॉन्ड एंड एक बार म्यूचुअल फंड को हटा देते हैं, 60-40 करते हैं, 60% इक्विटी एंड 40% बॉन्ड, राइट। एंड यू आर सेइंग कि सर आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ माय पोर्टफोलियो, मेरे को कोई अलग से ऑल्टरनेट एसेट क्लास नहीं चाहिए सर। लेकिन मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि प्लीज आप अपने पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस को भी इंक्लूड कीजिए। तो आप मेरे को काउंटर जब करोगे तो यही कहोगे ना, सर क्यों, ऐसा क्या कर देगा ऑल्टरनेट एसेट क्लास मेरे पोर्टफोलियो में आके। तो ये आपका पहला सवाल था। तो मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि यार देखो, ऑल्टरनेट एसेट क्लास का ना रिटर्न हाई है। आपने ये पूछा ना कि सर ऑल्टरनेट एसेट मेरे पोर्टफोलियो में आके ऐसा क्या कर देगा, तो मैंने आपको ये बोला कि ऑल्टरनेट एसेट्स का रिटर्न्स जनरली हाई होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एसेट क्लास। आपके पोर्टफोलियो में अभी ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ ऑल्टरनेट का रिटर्न्स आर जनरली हायर देन ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस। तो बट आप यू नो सिर्फ रिटर्न्स देख के कन्विंस नहीं होगे, क्योंकि रिटर्न्स के साथ साथ क्या आता है, रिस्क। तो आपने मेरे को पूछा सर ठीक है मानते हैं ऑल्टरनेट का रिटर्न ज्यादा होगा ट्रेडिशनल के मुकाबले, बट रिस्क वाइज भी तो बोलो। तो फिर मैंने कहा हाँ, ऑल्टरनेट का रिस्क ट्रेडिशनल के मुकाबले ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है तभी तो वो ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है ऑल्टरनेट वाला। तो सर रिटर्न तो ज्यादा है ट्रेडिशनल के मुकाबले, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है ट्रेडिशनल के मुकाबले। तो यहीं पे आपने मुझे कहा दिया सर नहीं, क्या मेरे को, मैं खुश हूं सर। आप कह रहे हो रिटर्न ज्यादा है, रिस्क भी तो ज्यादा है सर। आप कुछ ऐसा करो ना कि ऑल्टरनेट मेरे पोर्टफोलियो में आने से मेरा रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एंटायर पोर्टफोलियो, मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें ट्रेडिशनल भी है एंड ऑल्टरनेट भी है, ऐसा पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा हो एंड ऐसे पोर्टफोलियो का रिस्क अगर कम हो जाए, तब तो मजा आ जाएगा ना। तभी तो आप कन्विंस हो गए ऑल्टरनेट में पैसा डालने के लिए। थिंक, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था, कॉम्पोजिशन याद है, अभी बोर्ड में मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। कॉम्पोजिशन क्या था, 60% इक्विटी, 40% बॉन्ड। ये आपका पोर्टफोलियो था जिसमें ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस थे। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्लीज आपकी ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट एसेट्स को इंक्लूड कीजिए। आपने कहा क्यों, मैंने बोला यार बिकॉज ऑल्टरनेट एसेट क्लास का रिटर्न्स हाई होता है एंड रिस्क भी हाई होता है। तो आप बोले नहीं नहीं चाहिए, रिटर्न भी हाई रिस्क भी हाई है तो चलो ठीक ही है। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर ऑल्टरनेट एसेट क्लास को अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में मिला दोगे ना, तो आपका रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, लेकिन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू जो आपका अभी है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, राइट। ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ऐसे हो सकता है पॉसिबल। अब एक बार मैं बोर्ड में आ रहा हूँ, बहुत लोग का पोर्टफोलियो सब्जेक्ट नहीं हुआ रहेगा, आपको पता रहेगा कि सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फॉर दैट मैटर, अभी लेवल 1 का बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट है, जब वो पोर्टफोलियो सब्जेक्ट करेंगे तो वहां पे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो तो डिटेल में करेंगे ही। तो वो सारे कैंडिडेट जिनका पोर्टफोलियो नहीं हुआ है, उनको ज्यादा ऐसा फ्रिक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको डिस्कशन तो पूरा समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न और रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज अपन जाएंगे अभी, डोंट वरी, क्योंकि ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा पोर्टफोलियो का कनेक्शन आ जाएगा। कैसे कनेक्शन आ जाएगा पता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अभी, कि आप ऑल्टरनेट को आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में मिलाने से, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ट्रेडिशनल है, उसमें अगर आप ऑल्टरनेट को मिक्स कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे, तो मैं बोल रहा हूँ आपका ऑन द होल पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ जाएगा एंड आपका ऑन द होल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा एज कंपेयर टू रिस्क जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का था, राइट। से फॉर एग्जांपल आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क है 12%। सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ भूल जाओगे, 12% रिस्क है, राइट। रिस्क का मतलब वॉलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क 12% है। क्या है आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, इक्विटी एंड बॉन्ड। अब मैं बोल रहा हूं ऑल्टरनेट को मिक्स करने से
आपका ऑन द होल पोर्टफोलियो का रिस्क 12 नहीं होगा, 12 के बदले 9 होगा। तो क्या हो रहा है सर, मेरा एक पोर्टफोलियो जिसमें ऑल्टरनेट आने से रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बढ़ गया। से फॉर एग्जांपल पहले आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिटर्न था 18%, ऑल्टरनेट को मिक्स करने से वो रिटर्न हो गया 22%, और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क था 12%, याद है, और ऑल्टरनेट आने से रिस्क हो गया 9%। तो देखो, पहले रिटर्न था 18%, रिस्क था 12%, एंड ऑल्टरनेट को इंक्लूड करने से रिटर्न हो गया 22% और रिस्क हो गया 9%। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? आपका रिटर्न बढ़ गया 18 से 22 और आपका रिस्क कम हो गया 12 से 9। ये चीज को समझने के लिए एक बार पोर्टफोलियो सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी, जो कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं बोर्ड में आ जाता हूँ, वरना ऐसा रहेगा कि बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या, हम लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? वाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। पहले तो व्हाट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका जवाब क्या है कि सर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? वो सारे इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल से अलग है। ट्रेडिशनली लोग किस में पैसा डाल रहे थे? इक्विटी, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स में। सर उनके अलावा भी कोई है क्या एसेट क्लासेस? यस, उसी को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट। तो सर व्हाट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब? इन्वेस्टमेंट्स अदर देन ट्रेडिशनल। सर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में क्या क्या आता है सर? ट्रेडिशनल में आता है आपका इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा इज व्हाट? ऑल्टरनेट। ठीक है, अभी ऑल्टरनेट में क्या क्या आएगा अभी एक बार यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ऑल्दो मैं लिप सर्विस अभी दूंगा आज के क्लास में, डोंट वरी। दूसरा आपको क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर वाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, राइट? इसका डिस्कशन मैंने कैसे किया था? दैट यू आर हैप्पी विथ योर पोर्टफोलियो which consists of traditional asset classes, and then if I say you to include alternate investments या alternate asset classes in your portfolio, what benefit are you getting from including it? तो why alternate investment में मैं यहाँ पे अलग से वापस से रिफ्रेम कर रहा हूँ, that is what is the benefit of including alternate asset class? What is the benefit of including alternate asset class in my portfolio which has traditional assets? आई होप आपको समझ रहा होगा, राइट? डो नॉट माइंड कि हम ऐसा इनफॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, सीएफए में ऐसा इनफॉर्मली डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज सीएफए करिकुलम इज ऑल अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, एंड अप्लाइंग इट वाया क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस जब भी करेंगे हम, उसमें सारा का चीज आप देखोगे, सारा का सारा आपको नॉलेज अप्लाई हो रहा है, और वही मैटर करता है। ठीक है, योर सक्सेस इन एग्जाम डिपेंड्स अपॉन कितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो कोई नोट्स बना बना के लिखना नहीं है ना अपने को, ठीक है।
So what is the benefit of including alternate asset class in my portfolio which has traditional assets? Traditional assets का मतलब मेरे portfolio में already इक्विटी एंड बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है सपोज, ठीक है. यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं मैं, से my portfolio consists of, say my portfolio consists of 60% equity and 40% बॉन्ड. ठीक है. किसी को ये लैंग्वेज एकदम अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया को आपने 60,000 मतलब 60%, 60,000 आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है एंड 40% दैट इज 40,000 आपने बॉन्ड्स में लगाया हुआ है. ठीक है. जस्ट इन केस कोई फ्रेश देख रहा होगा उसको ये नहीं समझ में आ रहा है 60% इक्विटी 40% बॉन्ड का मतलब क्या, तो मैं बोलना यही चाह रहा था. ठीक है ना. ओके. ये आपका अभी का स्टांस है कि आपका पोर्टफोलियो में 60 इक्विटी 40 बॉन्ड है. अब ऑल्टरनेट को ले आते हैं. ठीक है. अभी जान पूछ के मेरे को ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऑल्टरनेट के अंदर सर उसके अंदर क्या क्या है वो तो अभी मैंने समझाया नहीं है ना, तो मैं किसी भी एक को पकड़ नहीं रहा हूँ. राइट. मैं रियल एस्टेट भी बोल सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकता था, लेकिन अपन ने वो चीज में डिस्कशन ही नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं ऑन द होल अभी ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ. ठीक है ना. अब इफ वी इंक्लूड alternate assets to our portfolio, to our traditional portfolio, to our existing portfolio लिख देता हूँ. Portfolio dash if we include alternate assets to our existing portfolio dash the new portfolio's return will increase. न्यू पोर्टफोलियो क्यों बोला? एग्जिस्टिंग तो ये था ना 60% इक्विटी 40% बॉन्ड, टोटल 100%. अब नया पोर्टफोलियो में से फॉर एग्जांपल न्यू पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ. ठीक है ना. कॉम्पोजिशन अभी कुछ ऐसा हुआ सपोज 55% इक्विटी में है. ठीक है. 35% आपका बॉन्ड में है एंड 10% आपने, इसको मैं डिफरेंट कलर पेन से करता हूं, एंड 10% आपने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्टरनेट एसेट क्लास में लगा दिया. ठीक है. तो ये आपका नया पोर्टफोलियो हो गया. मैं बोल रहा हूँ ये नया पोर्टफोलियो का रिटर्न पुराने पोर्टफोलियो के मुकाबले ज्यादा होगा. द न्यू पोर्टफोलियोज रिटर्न विल इंक्रीज एंड इट्स रिस्क shall be decreased as compared to एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. यही पॉइंट समझना है अपने को. मैंने पूरी तरीके से नहीं समझाया अभी. नया पोर्टफोलियो का रिटर्न पुराने पोर्टफोलियो के मुकाबले से बढ़ जाएगा और नया पोर्टफोलियो का रिस्क पुराने पोर्टफोलियो के मुकाबले कम हो जाएगा. ठीक है. अब सवाल आता है हाउ
मैं थोड़ा सा हैंडीकैप्ड हूं ये सेशन में, बिकॉज बहुत सारे लोगों का अभी पोर्टफोलियो नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो मैं पूरी तरीके से नंबर्स ला नहीं पा रहा हूँ, और जरूरत भी नहीं। इफ यू जस्ट फील इट, फीलिंग पूरा का पूरा कम्युनिकेट हो जाएगा, डोंट वरी, उतना काफी है, ठीक है। ऑथर ने भी करिकुलम में भी नहीं यहाँ पे ये लर्निंग मॉडल में नंबर्स वाइज एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है ना पोर्टफोलियो में तो पूरा का पूरा डिस्कशन इसके ऊपर है ही, ठीक है। तो एनीवेज, हाउ, कैसे सर, ऐसे कैसे होगा? तो इसका जवाब है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स alternate investments have higher return than traditional investments. तो सर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ज्यादा होता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। तो जब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो में ले आएंगे, तो सर नया पोर्टफोलियो का तो सर ऑन द होल रिटर्न तो ज्यादा ही होगा। अब बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा लगा सर सुपरफिशियली हो रहा है, थोड़ा नंबर्स लेके आ जाइए ना सर। तो ठीक है, नंबर्स लेके आ जाते, चलो एग्जाम्पल। इसी पॉइंट को कॉन्कर करने के लिए एग्जाम्पल, हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था ना 60-40। तो मैं अभी हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इक्विटी का रिटर्न, सपोज इक्विटी का रिटर्न इज 12%, ऐसा लिख देता हूं मैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, सर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? अभी के लिए एक बार उसको ड्रॉप करो ना। आप सोचो ना यार, इक्विटी 12% रिटर्न देता है, सब मतलब 100 रुपए इक्विटी में लगाएंगे तो एक साल बाद 112 हो जाएगा। अभी तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड इज से फॉर एग्जाम्पल 9%, ठीक है। ये रिटर्न है। मेरे को प्लीज बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कितना होगा? एकदम कॉमन सेंस है। अगर पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगाते तो 12% मिलता, अगर पूरा का पूरा पैसा बॉन्ड में लगाते तो 9% मिलता। लेकिन आपने ना ही तो आपने पूरा पैसा ना ही इक्विटी में लगाया ना ही बॉन्ड में लगाया, आपने 60% इक्विटी में लगाया हुआ है एंड 40% बॉन्ड में लगाया हुआ है। तो कहना इसे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? वेटेड एवरेज। सिंपल चीज तो बोल रहा हूं यार। पूरा का पूरा पैसा अगर इक्विटी में लगाते तो 12%, पूरा का पूरा पैसा बॉन्ड में लगाते तो 9%। आपने ना ही पूरा पैसा इक्विटी में लगाया ना ही बॉन्ड में लगाया, आपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी में लगाया हुआ है, 40% बॉन्ड में लगाया हुआ है। तो सर आपको 12% का 60% मिलेगा एंड 9% का 40% मिलेगा। वेटेड एवरेज यही तो होता है, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, ठीक है। तो सर वेट कितना है? 60%। 60% को मैं ऐसा लिख देता हूँ पहले तो, वेट ऑफ इक्विटी इंटू रिटर्न ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ बॉन्ड इंटू रिटर्न ऑफ बॉन्ड। कुछ नहीं यार, वेटेड एवरेज रिटर्न निकाला है, ठीक है। तो वेट ऑफ इक्विटी 60% को 0.6 लिखूं, 0.6 इंटू 12 प्लस वेट ऑफ बॉन्ड 40% को 0.4, 0.4 इंटू 9 कितना हो रहा है? 7.2 प्लस 3.6, तो ये हो रहा है आपका 10.8%। ये है आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब मैंने क्या बोला? ऑल्टरनेट को इंक्लूड करने से आपका जो एग्जिस्टिंग रिटर्न है ना 10.8%, ये बढ़ जाएगा। कैसे? उसके लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं डिटेल्स दे रहा हूं। से आपने नया वाला पोर्टफोलियो आपको याद है ना, जहां पे आपने 10% ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में भी किया था, राइट? तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, से expected return of alternate investments is 16%। अब नया पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो प्लीज। तो ERP न्यू पोर्टफोलियो
वही आपका वेटेड एवरेज, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, वेटेड एवरेज। तो इसके लिए सर हमने कुछ पैसा इक्विटी में डाला है, वेट ऑफ इक्विटी इंटू रिटर्न ऑफ इक्विटी, कुछ पैसा हमने बॉन्ड में डाला है, वेट ऑफ बॉन्ड इंटू रिटर्न ऑफ बॉन्ड, एंड हमने कुछ पैसा ऑल्टरनेट में भी डाला हुआ है, वेट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स इनटू रिटर्न ऑफ ऑल्टरनेट। ठीक है, बोलो इक्विटी में कितना डाला हुआ है नया वाला पोर्टफोलियो में, कैन आई से 55%? तो 0.55 इंटू रिटर्न कितना है 12, प्लस नए वाले पोर्टफोलियो में बॉन्ड में कितना है 35%, 0.35 इंटू बॉन्ड का रिटर्न कितना था 9%, 9। एंड सर नए वाले पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में 10% है, 0.1 इंटू 16। अब देखना आपका नया पोर्टफोलियो का रिटर्न विल बी ग्रेटर देन 10.8। चलो करते हैं, कैल्सी में हम जा रहे हैं, एओएस मोड सबका ऑन रहेगा, चेक कर लो। सेकेंड फॉर्मेट, डीईसी दिख रहा होगा, सेकेंड एंटर, सॉरी सेकेंड फॉर्मेट में जाओ, डीईसी दिख रहा होगा, अप एरो देखो एओएस में है कि नहीं, अगर नहीं है सीएचएन लिखा हुआ दिख रहा है तो सेकेंड एंटर कर लो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कैल्सी सिखाने में डाइवर्ट नहीं करूंगा, इनफैक्ट कैल्सी का बेसिक पिकअप वीडियो यूट्यूब में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप प्लीज एक बार देख लेना जो कोई भी फ्रेश देख रहा होगा। ठीक है, अभी स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करते हैं, 0.55 इंटू 12 प्लस 0.35 इंटू 9 प्लस 0.1 इंटू 16, 11.35%। 11.35%। पहले कितना था, पहले आपका पोर्टफोलियो कितना देता था 10.8, अभी कितना दे रहा है 11.35। तो अब आपको लगा हाँ यार ऑल्टरनेट डालने से ऑन द होल पोर्टफोलियो का रिटर्न तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप कन्विंस नहीं हुए थे, याद है ना, आपने ये कहा था सर मेरे को रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू माई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, व्हाट अबाउट रिस्क, मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क था सपोज 14%, यहाँ पे यहीं पे। अब ये जो है ना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क, वो सिग्मा पी कर रहा हूं, रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी समझो हाँ सर रिस्क का बात कर रहे हैं, रिटर्न रिस्क था 14%, मन से बोल रहा हूं। तो ये आपने कैसे निकाला 14%? अभी इस पे डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस पे डाइवर्ट करना मतलब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सब्जेक्ट में जाना, लेट अस नॉट डाइवर्ट। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क है 14%, आपने मेरे को पूछा सर ऑल्टरनेट का रिटर्न तो ज्यादा है, रिस्क भी तो ज्यादा है, तो मैं आपको सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, हैव हाई रिटर्न इन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, डैश करके। तो कंक्लूजन क्या है, ये पहले वाले पॉइंट का कंक्लूजन क्या है, सो एडिंग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे शायद लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है, सो सॉरी, देखो ये वाला पॉइंट, द न्यू पोर्टफोलियोज रिटर्न विल इंक्रीज, ये वाला पॉइंट को हमने सेटिस्फाई कर लिया, कॉन्कर कर लिया, राइट, उसका प्रूफ था नीचे। और दूसरा वाला क्या है स्टेटमेंट, एंड इट्स रिस्क का मतलब नए वाले पोर्टफोलियो का रिस्क शैल बी डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है 14%, कैसा है छोड़ दो, अब मैं बोल रहा हूं नए वाले पोर्टफोलियो का रिस्क विल बी लेस देन 14%। तो सेकंड क्वेश्चन है सर हाउ विल, एक सेकेंड, हाँ, द रिस्क ऑफ न्यू पोर्टफोलियो be lower than existing portfolio. How will the risk of new portfolio will be lower than the existing portfolio? Existing portfolios risk
ऑफ 14%। और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कैसे नए वाले पोर्टफोलियो जिसमें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है, उस पोर्टफोलियो का रिस्क कम होगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के मुकाबले, जिसका रिस्क क्या है 14%। ठीक है, तो आंसर है सुनना। आंसर क्या है? बिकॉज, पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैव लो कोरिलेशन with traditional investments. Because alternate investments have low correlation with traditional investments, that is significant benefit of diversification। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, यस मेरे को पता है। significant benefit of diversification। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, लो कोरिलेशन विद ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स डैश that is significant risk reduction। ठीक है ना, significant risk reduction on account of diversification। ये लैंग्वेज को एक बार भूल जाओ, एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे। सर आपने कहा, आपने लिख रहा है सर, आपने लिखा सर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का कोरिलेशन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ कम होता है, जिसकी वजह से नया पोर्टफोलियो का रिस्क एकदम कम आ जाता है पुराने के मुकाबले। राइट, मैं ये समझाने के लिए मेरे को एक बार रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला आपको दिखाना पड़ेगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा, उसका जो रेलेवेंट कंपोनेंट है सिर्फ वही दिखाऊंगा मैं। सिग्मा पी, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, ये हम पोर्टफोलियो में करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है देखना। स्क्वायर रूट ऑफ, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, समथिंग प्लस समथिंग, अभी जरूरत ही नहीं है समथिंग प्लस समथिंग लिखने का, प्लस ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कोरिलेशन। टू इंटू वेट इंटू कोरिलेशन टू सिग्मा इंटू सिग्मा बी। जो मैंने ये जो निकाला था ना 14%, आपको आया रहेगा सर कैसे निकाला? हम लोग पोर्टफोलियो में सीखेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके हेल्प से हम लोग यू नो रिस्क निकालेंगे ऑफ द पोर्टफोलियो। बट अभी वो फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, एक्सेप्ट कि ये लाइन समझना है। अब ये फॉर्मूला सिखाने का कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, लेकिन ये लाइन का अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं सिर्फ रेलेवेंट पार्ट को लिख रहा हूं, और जो पार्ट अभी काम का नहीं है उसको मैंने नहीं लिखा। द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट समथिंग प्लस 2 इंटू वेट वेट 2 इंटू वेट इंटू कोरिलेशन इंटू सिग्मा। आप जैसे भी इसको बोलो, मेरा अभी ये सिखाने के कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको स्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूँ, जो पोर्टफोलियो में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, डोंट वरी। अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट क्या है, सिर्फ इस पे फोकस करो ना, ये है कोरिलेशन। अब मेरे को तुम कॉमन सेंस लगा के बोलो, ये एक पार्ट है प्लस ये एक पार्ट है प्लस ये एक पार्ट है, ठीक है, और बीच में है कोरिलेशन। सर ये कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि सर एक बार स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन नहीं देते, वैसे एकदम लेमैन स्टाइल में बोलते हैं। कोरिलेशन का मतलब सर, अगर एक मूव होता है तो दूसरा कितना जोर से मूव हो रहा है, मतलब अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी सर जोर से बढ़ रहा है क्या, इसका मतलब हाईली कोरिलेटेड ना।
अगर ए को कुछ भी होता है तो बी को भी कुछ होता है, कोरिलेशन हाई है सर। ए नीचे जाता है तो बी भी जोर से नीचे जाता है, हाई कोरिलेशन। ए ऊपर जाता है तो बी भी जोर से ऊपर जाता है, हाई कोरिलेशन, राइट। फाइनेंस से थोड़ा हटके एग्जांपल अगर लूं मैं, थोड़ा सा ऑड हो जाएगा बट क्या कराए, कांट हेल्प। घर में हमारा कोरिलेशन हमारे ब्रदर्स के साथ, सिस्टर के साथ, मॉम के साथ, डैड के साथ क्या है, वेरी वेरी हाई। दैट इज, अगर हमारा घर में किसी का भी अगर मूड खराब होता है, जैसे मम्मी का मूड खराब हो गया, तो कहने से हमारा भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, तो कोरिलेशन वेरी वेरी हाई ना। सॉरी फॉर द डाइवर्जन, बट एक थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एग्जांपल देना पड़ा मेरे को। तो सर अगर जिन एसेट्स के बीच में कोरिलेशन हाई होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि अगर एक मूव किया ऊपर तो दूसरा भी उसको फॉलो करके ऊपर मूव करता है, या एक नीचे की तरफ मूव किया दूसरा भी नीचे जाता है, वेरी वेरी हाई कोरिलेशन। हम लोग कभी भी पोर्टफोलियो जब भी बनाएंगे ना, ये इंश्योर करेंगे कि हमने जहां पे भी पैसा डाला हुआ है ना, तो से फॉर एग्जांपल इक्विटी बॉन्ड एसेट, इक्विटी बॉन्ड एंड ऑल्टरनेट, एक बार ऑल्टरनेट को एक बार भूल जाओ, याद है हमने पैसा इक्विटी में एंड बॉन्ड में डाला था शुरू में। वी विल इंश्योर कि इक्विटी और बॉन्ड के बीच में कोरिलेशन काफी कम हो। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कभी इक्विटी जोर से गिर गया तो बॉन्ड जोर से ना गिरे, बॉन्ड जरा सा गिरे या फिर ऊपर हो जाए। इक्विटी गिर गया तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि बॉन्ड भी जोर से गिर जाए, अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें तो बर्बाद ना, कि एक गिरने से दूसरा भी गिर रहा है तो कहने से मेरा पोर्टफोलियो ऐसा डांस करेगा। थिंक, मैं ये चाहता हूं कि यार मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रह जाए। कैसे बैलेंस्ड होगा? वो बैलेंस तभी होगा जब कोई एक एसेट के गिरने या बढ़ने से दूसरा एसेट जो है वो फॉलो उसको नहीं कर रहा है, राइट। एसेट क्लास ए जोर से बढ़ गया तो बी या तो जरा सा बढ़ेगा या तो क्या पता गिर जाएगा, तो एक बड़ा एक गिरा, ऑफसेट हो गया। सेम वाइस वर्सा, अगर ए जोर से गिर गया तो आई डोंट वांट कि बी भी जोर से गिर जाए, तो वो केस में तो यार मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सफर करेगा। थिंक, मैं चाह रहा हूं कि सर कोई अगर एक चीज गिर जाए जोर से तो दूसरा उसको संभाल लेगा। वो कैसे संभालेगा? जब उनके बीच में कोरिलेशन हाई होगा कि लो होगा, लो कोरिलेशन। अभी कोरिलेशन इतना समझ में आया, स्टैट्स वाइज कैसे निकालते हैं इसका सर, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है ना तेना वो छोड़ दो, कि हाँ यार कोरिलेशन का मतलब सर एक के मूव होने से दूसरा कितना जोर से मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हाई कोरिलेशन है, राइट। वी वांट कि हमारे पोर्टफोलियो में वो सारे एसेट क्लास हो जिनके बीच में कोरिलेशन काफी कम हो, जिससे कि एक के बढ़ने या गिरने से दूसरा उसको ऑफसेट कर ले एंड हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। ठीक, तो सर अब कहने से देखो, अगर मैथ्स वाइज देख लो, कोरिलेशन हमेशा, अब चलो एक बार कोरिलेशन का क्या कैसा रेंज होता है वो अभी डिस्कस करते हैं। अब कहने से देखो, कोरिलेशन अगर जितना कम होगा, जितना कम होगा ये वाला आर का फिगर, तो कहने से रिजल्टेंट फिगर भी कम होगा। वेट इंटू कोरिलेशन मल्टीप्लाई, अगर कम छोटे फिगर से करेंगे तो रिजल्टेंट फिगर भी तो कम होगा। ये फिगर कम होगा तो ऑन द होल अंदर का जितने भी है कंपोनेंट्स वो भी कम होंगे, उसका स्क्वायर रूट कम होगा। समझ पाए? अगर मैं करूं 2 इंटू वेट, ऐसा करूं एग्जिस्टिंग वाला पोर्टफोलियो 2 इंटू 0.6 वेट ऑफ इक्विटी, 0.4 वेट ऑफ बॉन्ड, इंटू कोरिलेशन अगर मैं ऐसा करूं 0.9, इंटू एक बार ये सिग्मा सिग्मा भूल जाओ, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये करना वर्सेस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, सेकेंड, इंटू, ये सब इंटू चल रहा है अपना, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.9, पहले कोरिलेशन था 0.9 वर्सेस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू, अगर मैं बोल दू कोरिलेशन 0.3, कौन से केस में ज्यादा अमाउंट आने वाला है? केस नंबर 1। वाई? बिकॉज सर यहाँ पे पहला 3 कंपोनेंट सेम है, 2 इंटू वेट, यहाँ पे भी सेम है 2 इंटू वेट, लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोरिलेशन है पहले वाले केस में 0.9 से हो रहा है तो रिजल्टेंट फिगर ज्यादा होगा, दूसरे वाले केस में 0.3 से हो रहा है तो कहने से रिजल्टेंट फिगर कम होगा। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर कोरिलेशन कम होगा तो ये जो मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट फिगर होगा तो ये भी कम, राइट। तो ऑन द होल स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेडिशनल एसेट क्लास के साथ कोरिलेशन एकदम कम होता है, जिसकी वजह से अपने को रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन कम हो जाता है।
एंड इसी को बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, फील इट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या? पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह पे लगा देना, कि अपने पैसे को अलग अलग जगह पे स्प्लिट करना। अलग अलग जगह पे स्प्लिट करना, तो हम हमारे पैसे को सर अलग अलग जगह पे एलोकेट कर रहे हैं, एंड ये इंश्योर कर रहे हैं कि जहां पे भी हमने एलोकेट किया है उनके आपस के बीच में कोरिलेशन क्या हो, काफी कम हो, ताकि जब मैं रिस्क ऑफ द फॉर्मूला, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगाऊं, तो कोरिलेशन कम होने की वजह से सर रिस्क कम आ जाए। इसका मतलब मेरे को डाइवर्सिफाई करने से बेनिफिट मिल रहा है ना, उसको बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वो कब मिलता है? जब हाई कोरिलेशन होने से मिलता है कि लो कोरिलेशन होने से मिलता है? लो कोरिलेशन होने से मिलता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेडिशनल एसेट क्लास के साथ कोरिलेशन कम है, जिसके वजह से अगर हम हमारा पैसा ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेट में डाइवर्सिफाई करेंगे तो अपने को बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन, एंड हमारा नए वाले पोर्टफोलियो का रिस्क कम आएगा एज कंपेयर टू जो पुराने वाले का था। कितना था पुराने वाले का? 14। मैं फिगर्स अभी ले सकता हूं, हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने को पता चलेगा नए वाले पोर्टफोलियो का रिस्क आया से फॉर एग्जांपल 12.5, मन से बोल रहा हूं, तो 14 से कम आ गया ना। तो सवाल ये आएगा सर 14 से कम 12.5 आया कैसे? बिकॉज ऑफ दिस कोरिलेशन वाला, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं डिलिबरेटली फिगर्स नहीं ले रहा हूं, वरना अननेसेसरी का हेवी हो जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो में एक बार करेंगे, पोर्टफोलियो में एक बार क्या बार बार करेंगे। तो अब पढ़ो लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या था? How will the risk of new portfolio be lower than existing portfolio's risk of 14%? आंसर क्या दिए थे? Because alternate investments have low correlation with traditional investments, जिसके वजह से क्या होगा? रिस्क रिडक्शन होगा, रिस्क रिडक्शन कम हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एंड इसी को हम लोग कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन। ठीक है, तो दो बेनिफिट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेडिशनल में इंक्लूड अगर करेंगे तो सर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो हाई, जो कि मैंने दिखाया, एंड रिस्क ऑफ द नया पोर्टफोलियो इज लो। रिटर्न ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो विल बी हायर एज कंपेयर टू आवर ओल्ड पोर्टफोलियो, एंड रिस्क ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो विल बी लोअर एज कंपेयर टू आवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो रिटर्न भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एंड रिस्क लोअर होगा एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। और क्या चाहिए तुमको? ठीक है, रिस्क कैसे कम होगा? बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दिस वाज द क्रक्स कि व्हाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, तो ये वाले पोर्शन को मैं एक बार पार्ट 1 कर रहा हूं। पार्ट 2 में हम आगे जाएंगे, धीरे धीरे फीचर्स देखेंगे। तो सर ये वाले पोर्शन में पार्ट 1 में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया व्हाट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट व्हाट में क्या क्या ऑल्टरनेट में आता है वो भी बोला नहीं है, जस्ट एक फील वाइज अपने को पता चला कि सर वो सारे इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल से अलग है। ट्रेडिशनल कौन कौन से हैं? इक्विटी, बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है क्या? यस, उसी को ऑल्टरनेट कहते हैं। सर हमको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना ही नहीं है, आप बेनिफिट तो बताइए ना। मैं मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट को लाने से क्या फायदा होगा, बेनिफिट बताइए। तो बेनिफिट मैंने दे दिया, रिटर्न्स विल बी हायर, रिस्क विल बी लोअर। व्हाई? बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन। तो ये था फर्स्ट सेशन, जस्ट टू गिव यू इस व्हाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जो भी बोर्ड में लिखा है वो आप अकॉर्डिंगली कॉपी कर सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा स्टाइल क्या होगा। आई विल स्क्रिबल इन द बोर्ड, वो सारा चीज मैं लिख दूंगा समराइज्ड फॉर्म में, एंड मेरे एक्सप्लेनेशन होने के बाद यू कैन इजीली कॉपी। ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग जब भी सेशन हम करते हैं उसमें भी हम सारा का सारा चीज डिस्कस करते हैं कि बी क्यों नहीं है, या जो भी रॉन्ग आंसर है वो क्यों नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली नोट्स को इंप्रूव करते हैं। सो दिस विल बी आवर स्टाइल, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस एक्सप्लेनेशन में होगा, नोट्स डिक्टेटिंग में नहीं होगा। मैं जो भी बोर्ड में लिखूंगा यू कैन अकॉर्डिंगली कॉपी दैट थिंग। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड कॉलिंग इट एज अ पार्ट 1 ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलो, थैंक यू।